हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर स्टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। मेरा नाम है विवेक सोनी और मैं आरपीएससी के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूं। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है यह है शाहबाज खान जी। आरएसएम एसएसबी एग्जाम जो था एलडीसी वाला वो इन्होंने टॉप किया है। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी रणनीति कैसे इन्होंने टॉप किया। तो बताइए शाहबाज खान जी, क्या रणनीति थी आपकी? जी। सॉरी। अगर मैं अपने अपनी रणनीति को अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बताना चाहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके अंदर दरअसल दो रिटर्न पेपर थे, उसके बाद टाइपिंग थी। रिटर्न पेपर्स में भी दोनों में अलग अलग पार्ट्स थे। जैसे पहले पेपर की बात करें सबसे पहले तो उसमें ही तीन हिस्से थे, जीके और उसके अलावा विज्ञान और गणित। तो दरअसल मैं मैथ के बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे लिए गणित इजी रही। ज्यादातर यही नुकसान होता है कि गणित के सारे क्वेश्चंस हल नहीं हो पाते या फिर उनमें से भी कुछ रॉन्ग हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने समय पर ही एक तो ये कर लिए थे और मेरे 50 में से 48 राइट हो गए थे, वेरी गुड। जबकि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। जीके मेरा कमज़ोर था हमेशा से, हालांकि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। जीके में जैसे मैं मानता हूँ कि आप ज़्यादा मेहनत करके 70% ला सकते हैं और कम मेहनत करके 55% ला सकते हैं और एवरेज में 60-65। बिल्कुल। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर दूसरे सब्जेक्ट साथ में हैं तो इसमें 60% ज़्यादा बेटर रहेगा। आप 70 लाकर क्या करेंगे? उनमें लाइए ना 70 बिल्कुल। जिनमें आप ज़्यादा ला सकते हैं। और विज्ञान की बात की जाए तो इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व किए थे। वैसे मैं खुद विज्ञान के क्षेत्र से हूँ तो मेरे लिए केमिस्ट्री फिजिक्स तो इजी हो ही गई थी। बायोलॉजी के लिए मुझे कुछ पढ़ना पड़ा। जो पिछले पेपर्स राजस्थान के जितने भी आए थे उनकी मैंने एक बुक खरीद ली जिसमें करीब 3000 क्वेश्चन थे। मैंने सारे वो क्वेश्चन निकाले। उसके बाद अगर बात हम करें दूसरे पेपर की तो उसके अंदर दो सब्जेक्ट इन्होंने लगाए थे, अंग्रेजी और हिंदी। हिंदी के लिए मैंने एक बड़ी बुक आती है एक राइटर की, तो उस बुक को पूरा पढ़ा था। और इंग्लिश काफ़ी ठीक थी पहले से, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मुझे नहीं आते थे। तो मैंने जो कंपटीशन के लिए जो बुक्स लिखी जाती है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, उनमें से उन टॉपिक्स को तैयार किया। इसके अलावा जैसे कि पिछले वीडियोस में हम चर्चा कर चुके हैं कि जो पिछले पेपर्स थे उनके ऊपर मैंने फोकस किया ही था कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करना है। इस तरह से मेरा रिटर्न का रहा। इसके बाद टाइपिंग की अगर चर्चा करें तो टाइपिंग के अंदर भी इसमें 4 पार्ट थे, जी। जिसके अंदर हिंदी की टाइपिंग थी, इंग्लिश की टाइपिंग थी, हिंदी की इफिशिएंसी थी और इंग्लिश की इफिशिएंसी थी। बिल्कुल। मेरा टाइपिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था। इससे पहले मैं ये माना करता था कि मैं टाइपिंग में कुछ नहीं कर पाऊंगा और डेफिनेटली मैं यहाँ जाकर अटक जाऊंगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा डर रहा था। मेरा 16 सितंबर को एग्ज़ाम था। अक्टूबर में मैंने टाइपिंग की वापस तैयारी शुरू कर दी। तो मैं टाइपिंग के लिए आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके भी कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर टाइपिंग पूछी जा रही है तो ये स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। एक तो जब भी हम टाइपिंग की तैयारी करें तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा फोकस करें उसकी एक्यूरेसी पर। अगर हम स्पीड बढ़ा लेते हैं, एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है, तो इससे इतना ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि स्पीड तो बाद में भी बढ़ाई जा सकती है, एक्यूरेसी बाद में ठीक नहीं की जा सकती। बिल्कुल। और कई बार हम ये कहते हैं कि सेल्फ भी बहुत कुछ किया जा सकता है, क्या जरूरत है टाइपिंग जैसी चीजों में, हमें किसी टीचर की क्या जरूरत है। कई बार ऐसी चर्चा करते हैं क्योंकि टाइपिंग तो आपको अपने हाथों से करनी है। लेकिन मुझे लगता है कई बार टीचर बहुत ज्यादा अच्छा रोल करते हैं। मैं जिनके पास जाता था, बड़े भैया कह सकता हूँ या टीचर तो थे ही थे, विकास जी नाम था उनका। तो वो अंतिम 5 मिनट मुझे देते थे 1 घंटे में और बस ये चेक करते थे मेरे रिजल्ट में से कि मेरी एक्यूरेसी कैसी रही। और जहां उनको 98 से कम एक्यूरेसी दिखाई देती वहीं राउंड कर देते और कहते मुझे स्पीड नहीं चाहिए, मुझे एक्यूरेसी चाहिए। और बिल्कुल। इससे क्या हुआ कि मेरी स्पीड हालांकि बहुत धीरे बढ़ी, लेकिन जो स्पीड बढ़ी वो प्योर थी। कहीं भी ये नहीं डर था कि एग्जाम में जाने के बाद एक्यूरेसी गड़बड़ा न जाए। दूसरी चीज, टाइपिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कांस्टेंट लगा रहना होता है, इसमें आप छोड़ नहीं सकते बीच में। तो शुरुआत में तो मैंने 2 से 3 घंटे तैयारी की थी टाइपिंग की, हिंदी की और इंग्लिश की दोनों की किया करता था।
इसके अंदर बहुत सारे जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं, सुपरस्टिशियस, वो होते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि टाइपिंग की तैयारी अगर आपने नोटपैड में नहीं की तो आप ठीक नहीं रहेगा। अगर ये क ख तो ग घ है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी होता है ऐसा। हम्म, अगर बार बार क ख ग घ टाइप नहीं कर रहे हो या एबीसीडी टाइप नहीं कर रहे हो तो फिर आप तो टाइपिंग की तैयारी कर ही नहीं सकते, ओके। या आपको अखबार से टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट जहां आपका इंटरेस्ट बैठता है वहीं कर लीजिए। मैं आपको अगर बताऊं तो जब मैं टाइपिंग से थक जाता था तो लैपटॉप के अंदर व्हाट्सएप चलाता था, और लैपटॉप में व्हाट्सएप चलाएंगे तो टाइपिंग तो टाइपिंग करनी हमें पड़ेगी। करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इससे मुझे काफी फायदा हुआ, इंग्लिश की टाइपिंग काफी सारी मेरी इजी हो गई, स्पीड अपने आप बढ़ जाती थी, क्योंकि किसी को बताना है तो हमारे इमोशंस होते हैं, और जो इमोशंस है ना वो जल्दी से अपने आप को फ्लो करना चाहते हैं और बिल्कुल। हाथों में वो आ जाता है। लेकिन इससे नुकसान भी होता है। जैसे आप हिंदी की टाइपिंग व्हाट्सएप में करना चाहते हैं टाइप करके, तो जब आप वापस वहां जाएंगे कुर्ती देव डेवलीज इनमें टाइप करना चाहेंगे तो वो वैसे टाइप कर देंगे जैसे कि आप व्हाट्सएप पर कर रहे थे, तो इंग्लिश की करें आप ऐसे। इसके अलावा टाइपिंग में हमारे हाथ थक जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल। आप लगातार नहीं कर सकते, पढ़ाई दूसरी चीज है, टाइपिंग दूसरी चीज है। पढ़ाई में आपका दिमाग ज्यादा काम करता है, आपका शरीर कम काम करता है, जबकि टाइपिंग में आपका दिमाग नहीं के बराबर काम करता है। एक बार शुरुआत में आपको गर्दन सीधी कमर सीधी रखनी पड़ती है, और फिर आप मतलब एक भी अक्षर चूकना नहीं है। बिल्कुल लेकिन सही बाद बात। में तो टाइपिंग में ऐसा होने लगता है कि आप दूसरों से बातें कर रहे हैं और टाइप हाथ चल अपने रहा आप है। होता जा रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। और आपका ध्यान है तो स्क्रीन पर वहां होता है जहां पर जो लिखा जा रहा है, ना ही वहां ध्यान देना होता है जहां कीबोर्ड है और आपकी उंगलियां चल रही है। बस आपका ध्यान वही होना चाहिए जहां से आपको लिखना है। इनपुट आपको सही मिलता रहे तो आप आराम से टाइपिंग कर पाएंगे। और ये सारा मैकेनिज्म अपने आप होता है, ऑटोनोमस हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन शरीर बहुत ज्यादा थकता है, उंगलियां एकदम थक जाती है। इसके लिए क्या करें? सबसे बड़ी समस्या ये आती है। बहुत सारे, जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका सिलेक्शन आसानी से हो सकता था, लेकिन यही गलती कर दी। और मेरे बहुत सारे साथी ऐसे रहे होंगे जिनके रिटर्न में अच्छे मार्क्स बने होंगे, लेकिन टाइपिंग में उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही कर दी, थोड़ी सी और मेहनत कर ले तो शायद उनका सिलेक्शन हो जाता, मुझे ऐसा लगता है। मेरे टाइपिंग के अंदर 98.35 बने, तो इसका श्रेय क्या इसी में बात है है। कि मैं लगातार लगा रहा। और इनमें से इफिशिएंसी वैसे ज्यादा हार्ड भी नहीं होती, तो 50 में से 50 थे। जो रिटर्न एग्जाम था उसमें कितने मार्क्स आए आपके? मेरे 135.2389 ऐसे कुछ थे, या 135। 135 136 के करीब थे। टाइपिंग में आपने अच्छा एक्वायर कर लिया। जी। हाँ, तो उससे अच्छा। मैं रैंक थोड़ा आगे खींच गया। शाहबाज जी, तो मैं ये बता मैं आप कुछ ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली मैंने कि कई सारे ऐसे लोगों को देखा और मैंने खुद भी फील किया है, क्योंकि जब मैं खुद भी तैयारी कर रहा था इसके अंदर एक्चुअली क्या चीज होती है, मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे को तो ज्यादा टाइम मिलता नहीं था, तो जितना टाइम मिलता था उसमें मैं क्या करता था कि मैं ना कभी भी मैंने टाइपिंग ऐसे नहीं की कि टाइपिंग करने के लिए बैठा हूं मैं अपने किसी फ्रेंड को फोन लगा लेता था। और एक्चुअली होता क्या है, मैंने कई जगहों से सुना था कि जब आप एग्जाम देने जाओगे टाइपिंग का तो वहां पर बहुत सारी आवाजें आएंगी, मतलब खटखट खटखट की आवाज आती रही, तो उसमें आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन पहले ही अपनी माइंड को ऐसे सेटअप कर लें कि आवाजें पहले ही आती रहे। तो मैं हमेशा ऐसे करता था, किसी को फोन लगा लेता था और लंबी लंबी बातें चलती रहती थी, तो उस वजह से मेरा टाइपिंग भी होता रहता, बोरियत भी नहीं होती थी। वो चीज है। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, कई लोग ये भी करते हैं। तो बिल्कुल सही बोला शाहबाज जी ने कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और बॉडी को थकाना नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाथ आपके जाम हो जाते हैं। ये जो चीज है, फोर आर्म, ये एक बार ब्लॉक हो जाता है, फिर आपकी उंगलियां काम नहीं करती। आपको आता भी होगा ना तो भी आप फेल हो जाओगे, ये चीज है। और क्या ऐड करना जी, चाहिए शाहबाज ये दोनों ही बातें बता रहा था। पहले तो ये हाथों वाली बता देता हूँ। जी? देखिए, मेरे ऊपर एक प्रेशर था, हालांकि मैं अर्ली एज में लग गया, जी। लेकिन ये लड़कों पर होता ही है, और खास तौर पर अपने जैसे परिवारों में, कि कब लगेगा। बिल्कुल। तो कब लगेगा, इसका सॉल्यूशन यही है कि अभी बस लगा रहूं तो लग जाऊंगा। बिल्कुल। तो टाइपिंग के लिए मुझे अपने आप को बनाए रखना था सीट के ऊपर। हालांकि मैं भी जॉब करता था, हम्म, कोई मजबूरी तो थी नहीं, लेकिन एक शौक था हमेशा से पढ़ाने का, अभी भी है। हम्म, तो मैं 6 घंटे 7 घंटे वहां दे देता था। हम्म, इसके अलावा
मैंने ऐसे बनाया अपनी स्ट्रेटजी को कि सुबह में जैसे ही उठता हूँ तो मेरी उंगलियां एकदम तरोताजा होती है, थकी भी नहीं होती है, तो उसी समय में 2-2.5 घंटे बढ़िया से थका दूं, फिर सीधा स्कूल चला जाता। क्या बात। उंगलियों को तो स्कूल में कुछ करना नहीं पड़ता। बिल्कुल। फिर जैसे ही मैं आता था तो कोशिश करता था खाना भी बाद में खाऊं, हम्म। और पहले मैं थोड़ी टाइपिंग कर लूं, मतलब उंगलियां जो आराम कर चुकी है उनको इस आराम की सजा मिलनी चाहिए वापस। फिर खाना खाकर थोड़ा सा कुछ यूं ही पढ़कर या कुछ भी करके वापस लग जाता था। फिर मैं 1 घंटे के लिए अपने टाइपिंग इंस्टीट्यूट पर जाता था, हालांकि मैं एक ही था वहां पर टाइपिंग करने वाला, कोई और नहीं था। ओके। लेकिन फिर भी एक फर्क पड़ता है, मतलब आपकी जगह चेंज हो जाती है। बिल्कुल फिर बिल्कुल। वापस आता था, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट इधर उधर बातचीत की घर पे ही, वापस लग जाता था। फिर खाना खाता या कुछ और किया, उसके बाद वापस लग जाता था। रात को सोने से पहले उंगलियों को अच्छी तरह थका देता था, यानी मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया था कि ये उंगलियां हैं, जैसे आराम करें वापस लग जाएं। तो मुझे लगता है ये तरीका ठीक रहता है। इसके अलावा जैसा आप कह रहे थे स्ट्रेस मैनेजमेंट का, तो शुरुआत में तो मतलब यही था कि जब कर रहा हूं तो पूरा ध्यान कीबोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, क्या टाइप हो रहा है, गलत तो नहीं हो रहा है, ऐसे करके होता था। और बहुत कम स्पीड आती थी, यही 15-16 की आती होगी। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ने लगी तो मैंने एक नया टोटका कह दें या प्रयोग कह दें आजमाया। मेरे लैपटॉप में एक ऐसा सिस्टम था कि मैं साइड में है ना मूवी देख सकता था उसमें, ओके। यानी साइड में एक स्क्रीन चलती थी, जी। उसके अंदर बढ़िया से मूवी चलती थी। तो मैं वो पढ़ता रहता था जो मुझे टाइप करना है। फिर साथ में मूवी पर नजर रहती थी, कान हमेशा मूवी पर रहते थे, दिमाग मूवी पर रहता था, बस उंगलियां चलती रहती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइपिंग का टाइम नजदीक आया एग्जाम का, तो अब लगने लगा कि वो खटखट की आवाज, जैसे कि आप कह रहे थे, तो वो जोरदार जब आवाज आएगी तो कैसे होगा। बिल्कुल। तो सही बात। पहले तो मेरे घर वाले भी सोचते थे ये करता क्या है, मतलब टाइपिंग की तैयारी कर रहा है या मूवीज देख रहा है। मैंने बहुत मूवीज देखी हम्म। आराम से, मतलब ये टाइपिंग का टाइम इतना एंजॉयमेंट वाला था, इतनी मूवीज मैंने कभी नहीं देखी। और घर हाँ। वालों ने भी, मतलब मैंने जब समझाया कि नहीं मैं टाइपिंग ही कर रहा हूँ, तो वो भी मान गए। और जब नजदीक आ गया, खटखट वाला डर लगने लगा, तो ये व्हाट्सएप वगैरह पर वायरल हो रहे थे ऐसे ऑडियो जिसमें खटखट की आवाजें आए। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर थे टाइपिंग के, उनके अंदर भी ये सिस्टम था कि आप आवाज चालू कर सकते हो। तो वहां से, या जो भी, एक मेरे पास आधे घंटे का वीडियो था, ऑडियो था, जिसमें बहुत ज्यादा जोर से आवाज आती थी, कान दुखने लगते थे ये मानो। लेकिन मैंने वो चालू कर लिया, घर वाले मेरे कमरे में आते ही नहीं थे, इतनी जोर की आवाज में कौन आएगा। लेकिन मैं लगा रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ये नहीं करूंगा तो शायद मैं हैबिचुएट नहीं होऊंगा। बिल्कुल। हालांकि हो सकता है इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है मुझे फायदा ही हुआ। इसके अलावा एक और चीज रही मेरे लिए बेनिफिशियल। कई बार बहुत सारे कंपटीशनर को लगता है कि हमें अपनी चीजों को शेयर नहीं करना चाहिए, कि हम क्या कर रहे हैं, कितनी स्पीड आ रही है, या क्या पढ़ रहे हैं, या टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं, इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं जो होता। तैयारी करने वाले यूं ही करेंगे, और जो नहीं करने वाले उनके सामने कुछ भी रख दो वो नहीं करेंगे। तो मैं जब भी अपनी टाइपिंग का रिजल्ट आता था 10 मिनट की टाइपिंग का, तो उसका स्क्रीनशॉट लेता लैपटॉप से ही, व्हाट्सअप लैपटॉप पे चलाता था, डायरेक्ट ग्रुप में डाल देता। लोग तारीफ करते थे और मुझे अच्छा लगता था। तो इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। मतलब जब लोग कहते थे ना कि तुम बहुत पढ़ते हो, तुम बहुत ज्यादा टाइपिंग कर रहे हो, तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी आ रही है, तो ये रहता था कि कल मेरी कम ना जाए, बिल्कुल। कल इससे ज्यादा बढ़िया आनी चाहिए। तो बहुत। ये एक आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है, और ये प्रेशर काम करता है। जी। बहुत सही। बहुत एक्चुअली मजा आ रहा है आपसे बात करके, बिकॉज जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो एकदम सटीक दे रहे हैं। क्योंकि जो एग्जाम्स आ रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम्स हैं, जो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एकदम सटीक जानकारी, इससे बेहतर रणनीति और जानकारी कहाँ मिलेगी आपको। एक टॉपर आपसे सारी अपनी रणनीति शेयर कर रहा है, सारी बातें बता रहे हैं कि वो ऐसे से क्या करते थे, और वही सारी चीज आपको भी करनी है। क्योंकि हाईकोर्ट जो एलडीसी का एग्जाम है, काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी, 1800 के लगभग वैकेंसी है। और उसमें ये है कि आरएसएम भी एलडीसी के तो टाइम मिल गया, इसके अंदर टाइम नहीं मिलने वाला। जैसे एग्जाम होगा, 2 से ढाई महीने के अंदर आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो आरएसएम भी वाला एग्जाम था, उसके अंदर लगभग 1 साल मिला था, क्योंकि डेट्स आगे बढ़ती गई। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए कि अभी से जो हाई कोर्ट की है, तो सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करें और टाइपिंग भी चालू कर दें। ये चीज है। और आप क्या ऐड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, मोटिवेशन के लिए, कि धैर्य कैसे बनाए रखें? क्योंकि होता क्या है कि हर एक व्यक्ति तैयारी तो स्टार्ट करता है, चलो एसएससी में करते हैं अपन, चलो आरएस की तैयारी करनी, चाहे किसी की भी तैयारी करनी है, लेकिन वो छूटता बहुत जल्दी है, मतलब पीछे बहुत जल्दी हटता है। जैसे एक विफलता आती है वो पीछे हट जाता है।
तो पैर कैसे जमाए रखे, धैर्य कैसे बनाए रखे, उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए आप। देखिए, अगर आपको कंपटीशन तोड़ना है तो अंगद के पैर तो जमाने ही पड़ेंगे, बिल्कुल। ये तो कंफर्म है। आप मतलब बार बार इधर उधर नहीं जा सकते। आप जब भी तैयारी के लिए चुन रहे हो तो सही से चुने, नहीं तो चुना ही चुना है। जी सही तो बात है, बहुत सटीक बोलते हैं आप। तो जिस तैयारी को आप शुरू कर देते हैं ना, उसमें बस फिर लग जाइए। जैसे मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि पहले एसएससी की कर रहा था, तो जी एसएससी की ही कर रहा था, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं था। कोई कंपटीशन आए, कुछ भी आए, क्या फर्क पड़ता है। जी। हाँ, हो सकता है फॉर्म भरवा दिया, एग्जाम दे दिया, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एसएससी से जैसे दिलचस्पी खत्म हुई, टीचर की तरफ आया मैं, रीट की मैंने 2.5 महीने तैयारी की थी, तो रीट की ही की थी। और जब मैंने टाइपिंग की तैयारी की तो बस टाइपिंग की ही की। बाकी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखा कि मुझे ये भी पढ़ना चाहिए, हो सकता है इसमें सिलेक्शन ना हो दूसरी भर्ती में, तो अगर इसमें ना हो, इसमें आधी मेहनत करूंगा मैं, दूसरी भर्ती में हो सकता है, तो वो आधी मेहनत करने पे उसमें भी नहीं होगा। बिल्कुल मेरे सही बात। गुरुजी थे जो कहा करते थे कि आधी छोड़ पूरी ढावे, ना आधी मिले ना पूरी पूरी पावे। पाव है। तो आपका जुनून ऐसा होना चाहिए। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा 2 भर्तियों में ऐसा जुनून रहा है अब तक। उससे पहले 10th में रहा था कि मैं जब उठता था ना, तो मुझे ये रहता था कि मैं उठा हूं इसलिए क्योंकि मुझे टाइपिंग करनी है। जब सोता था तो इसलिए ये रहता था कि मैं इसलिए सो रहा हूं ताकि सुबह उठकर टाइपिंग कर सकूं। रेस्ट कर पाऊँ जी। मैं जब स्कूल में रहता था तो अपनी उंगलियों को ज्यादा नहीं थकाता था। मैं कोशिश करता था कि बच्चों को बोर्ड पर न लिखवा कर सीधा लिखवा दूं, ताकि मेरी उंगलियां टाइपिंग के लिए तैयार रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ कभी अन्याय किया मैंने, बिल्कुल। जहां जरूरत पड़ती थी मैं करता था। तो आपका जुनून मतलब जीवन बन जाना चाहिए वो, कि नहीं करना है तो ये करना है, अभी तो जिंदगी यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। रीट के टाइम की बात करें तो यही था कि बस ये बुक्स हैं, ये कुछ वीडियोज हैं, इन्हीं यही जीवन है। सुबह उठ के यही करना है, सोने से पहले भी ये करना है, खाना खाते वक्त टाइम मिले तो भी यही करना है, खाना खाने के बाद भी यही करना है। किसी से बात करनी है तो इसी के बारे में करनी है। बिल्कुल। मेरे दोस्त बहुत कम है, लेकिन जो दोस्त हैं वो ऐसे ही है, सारे ऐसी ही बातें करते हैं, और ऐसी बातें मैं उनसे करता हूँ। इसके अलावा कुछ मोटिवेशनल लाइनें होती है जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। जैसे विनोबा भावे ने कहा था कि अगर आपको रस्तों पे धुंध दिखाई दे रही है, रास्ता आगे नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा चले, थोड़ी धुंध हटेगी, आगे और दिखाई देने लगेगा। उसी तरह मैंने एक कोट लिख रखा था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है। क्या या कई बात। बार मेरी मतलब टाइपिंग वगैरह में थोड़ा सा मार्क्स कम आ जाते थे, तो खुद को तसल्ली देने के लिए एक और मैं अक्सर बोला करता था कि गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो ऐसे कुछ भी करके आपको अपना मोटिवेशन बनाए रखना है, बिल्कुल। टूटना नहीं है, रुकना नहीं है, बस लगे रहना है। वो सुल्तान फिल्म का डायलॉग है ना कि तेरा कंपटीशन खुद, तेरी लड़ाई खुद से है सुल्तान, ऐसे करके मतलब। कोई और तुम्हें मेरे तब तक दादाजी का नहीं हरा नाम, सकता जब तक तुम खुद ना हार जाओ। हाँ, तुम खुद ना हार जाओ। बिल्कुल तो बिल्कुल। अपने को खुद को बेटर करना है पिछले दिन से। जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं या फिर आप टाइपिंग के लिए टाइपिंग एग्जाम देते हैं, तो मैं क्या करता था, दरअसल मैंने एक रजिस्टर डाल रखा था मोटा सा, उसके अंदर हर टाइपिंग एग्जाम का वो टेस्ट का मैं रिजल्ट लिखता था। और मैं ये लिखता था कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने टाइम में। वो 10 मिनट का मैटर होता है, लेकिन लास्ट में आते आते आप बहुत कम टाइम में करने लगते हो। जैसे मेरी स्पीड हिंदी के अंदर ही 68-69 बन गई थी, क्या इंग्लिश बात। के अंदर तो 80 के पास जाने लगा था। हम्म, तो बहुत कम टाइम में आप कर लेते हैं, तो आप वो लिखते रहें। हम्म, इससे क्या होगा, उस एक्सरसाइज पर जब मेरे पास जो सॉफ्टवेयर था उसके अंदर 500 से ज्यादा एक्सरसाइज थी हम्म, हिंदी की, और 500 से ज्यादा इंग्लिश की थी। हालांकि इसमें पूरा करें तो टाइम लगता है, हम्म, लेकिन जब वापस लौट कर आते हैं ना, तब तक आपकी स्पीड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो मैं बिल्कुल। क्या करता था कि उन एक्सरसाइजों को वापस से उनसे मिलाता था कि पिछली बार मैंने कितने बनाए थे, इस बार कितना मिलाया बनाया। तो उन दोनों में जो डिफरेंस दिखता था, उससे एक मोटिवेशन आता था कि मैंने इतना ज्यादा अच्छा कर लिया। और ऐसे करके होता रहा। बहुत बहुत, क्योंकि बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत सटीक कहा। क्योंकि टाइपिंग में सच में एक कह सकते हैं कि एक बड़ा, बहुत बड़ा हर्डल है। आधे लोग एग्जाम का फॉर्म इसलिए नहीं भरते क्योंकि वो सोचते हैं कि टाइपिंग नहीं आती, जबकि उनको ये नहीं पता कि जो फॉर्म भर रहे हैं उनको भी नहीं आती है, वो भी अभी सीखेंगे आपके साथ में। लेकिन हाँ, अगर आप में जुनून है तो आप 2 महीने में भी काफी अच्छा कर सकते हैं, जैसा आप बता रहे हैं। 4-4 घंटे भी आप कर रहे हैं ना दिन में, जैसे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, काफी टाइम है आपके पास, आराम से कर सकते हैं।
तो जो लोग हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नसीहत यही है कि बस टाइपिंग में लगे रहो, और बाकी तो आपने चीजें पढ़ी रखी होगी एग्जाम के लिए, वो भी पढ़ते रहो, वो नहीं पढ़ी हो तो, लेकिन टाइपिंग अच्छी कर लेना क्योंकि ये बहुत बड़ा हर्डल होता है सबके लिए। हाँ जी, बताइए। मैं आपको मेरे मोटिवेशन के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। बताइए। मेरा मोटिवेशन थोड़ा अजीब रहा, दूसरों का क्या रहता है मुझे नहीं पता। हम्म। जब मैं 10th में था तो ये कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं, क्या पढ़ाई होती है, ये कुछ नहीं पता था, बस मैं अपने हिसाब से पढ़ता था। हम्म। 9th में मुझे याद है मेरे मार्क्स कम बने थे, हम्म। तो मेरे जो मामा जी है वो पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, मेरे काफी बड़े हैं वो मुझसे तो, लेकिन इंटरेस्ट रखते हैं, उनका इंटरेस्ट है कि नंबर अच्छे आने चाहिए। हम्म। तो उन्होंने मुझे काफी डराया, और अच्छा किया उन्होंने डराकर। उन्होंने कहा था कि मैं भेड़े लेकर दूंगा तुम्हें अगर पढ़ाई नहीं की तो, फिर चाहे तुम्हारे मम्मी नाराज हो या पापा। तो उन वो थोड़ा सख्त होकर बोले थे और डर भी लगता था, मुझे लगता था कि कहीं भेड़े ही ना चरानी पड़ जाए। सही तो बात 10th है। में मैं इसलिए पढ़ा। 12th में थोड़ा सा प्रेशर हट गया तो थोड़ा कम पढ़ा। हम्म। उसके बाद जैसे मैं थोड़ा समझदार हुआ, क्योंकि मैंने क्लास से अपनी थोड़ी कम उम्र में कर ली थी। हम्म। मैं 12वीं में जब था तो 14-15 साल का था। तो ओके। इससे 14-15 साल का बच्चा तो 7वीं 8वीं में होता है। नहीं, 7वीं 8वीं में तो क्या होता है, खैर 10वीं में 10वीं तो तक होता या ही है। 9वीं 9वीं 10वीं तक। हाँ, थोड़ी जल्दी मैंने क्लासेस शुरू कर ली थी कुछ। वो पहले ये सिस्टम चलता था कि आप कुछ क्लासेस छोड़ सकते हो अगर बिल्कुल। पढ़ाई में ठीक हो तो हम्म। वो भी मैंने बनाया था। हम्म। फिर ये जो केजी वगैरह होती है वो मैंने नहीं पढ़ी थी, ऐसे करके फायदा हो गया मुझे। हम्म। तो अब मैं समझने लगा था 12वीं के बाद में कॉलेज के टाइम की, जैसे लोग जो हैं वो अगर सही से अपना ऑक्यूपेशन नहीं कर पाते हैं, कोई पैसा इख्तियार नहीं करते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है उनको। जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो वहां खेती तो होती नहीं है, किसी तरह के उद्योग धंधे भी नहीं है, तो लोग अरब जाते हैं और 2-2 साल तक घर वालों से दूर रहना, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मतलब जीवन उनका जो जवानी है और जीवन का बड़ा हिस्सा है वो वहां बिता देते हैं, परिवार को तो वो देख ही नहीं पाते। क्या हुआ अगर 2 साल में आप 2 महीने के लिए आ गए बिल्कुल। तो इससे मुझे एक डर सा लगता था कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो। हम्म। और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन भी था कि मुझे पढ़ना है, मुझे कैसे भी करके वहां नहीं जाना है जहां सब जा रहे हैं, मुझे अपने घर पे रहना है, मुझे अपनी जमीन को नहीं छोड़ना है। और उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा और समझदार हुआ, इधर कंपटीशन की तैयारी करने लगा और कंपटीशन अच्छे जाने लगे, तो यूपीएससी के बारे में जाना। यूपीएससी के बारे में जानकर मैंने ये जाना कि कैसे लोग होते हैं, मतलब क्या वो स्पेशल होते हैं जो यूपीएससी को क्लियर करते हैं, हम्म। क्या वो अपनी मारवाड़ी भाषा में क्या उनके सींग पूंछ होते हैं। तो मैंने यूट्यूब वगैरह पर देखा, सोशल मीडिया पे देखा कि नहीं, सींग पूंछ तो नहीं होते हैं, अपने जैसे ही होते हैं। कुछ तो ऐसे गरीब बच्चे भी होते हैं जो बचपन में टायर वगैरह की पंक्चर निकालते थे, या फिर हम अंसार शेख जैसे बच्चों की बात करें जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे ही नहीं थे, और वो आज देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम को क्लियर करके देश के बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं। काम तो हम ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन जो काम हम सही पद पर पहुंचकर कर सकते हैं वो काम यहाँ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो यूपीएससी की तरफ मोटिवेट हो गया। हम्म। तो ऐसे ही आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, कभी किसी चीज से बचने के लिए तो कभी किसी चीज को पाने के लिए। हम्म। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप पूरी मेहनत करके सफल नहीं होते हो, अपनी पोजीशन नहीं लेते हो, तो आपसे कम योग्य लोग आपकी पोजीशन ले लेंगे। बिल्कुल सही बात है, जैसे बहुत आप सटीक बोला आपने। किसी की भी बात करें अपन हम, हम्म। मैं अपनी बात करूं, अगर मैं इस कंपटीशन से हट जाता तो कोई और मेरी जगह सेलेक्ट होता, लेकिन मेरी जो रैंक है उससे उसकी शायद कम ही होती ना, तो बिल्कुल। मुझसे तो कम योग्य होता। तो क्यों आप अच्छे क्षेत्र में कम योग्य लोगों को आगे जाने दे रहे हो? अपने आप की योग्यता बढ़ाओ आप, जी। ताकि देश के काम अच्छे से हो सके। बिल्कुल। जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है ये यही है कि हम पूरी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। एक जॉब के अंदर कहा जाता है ना कि डेविएशन बहुत ज्यादा है। जापान में अगर कोई कहता है कि इस काम को सब कर रहे हैं तो जापानी कहते हैं फिर तो मैं भी करूंगा। हम्म। अगर कोई कहता है कोई नहीं कर पाया तो जापानी कहते हैं फिर तो मुझे करना ही चाहिए, मैं तो अकेला बनूंगा ऐसा जो इसको कर पा रहा हूँ। हम्म। और इंडिया में इसी बात को, हालांकि ऐसा है नहीं पूरी तरह से, थोड़ा थोड़ा है, हम्म। इंडिया में ऐसा कहते हैं कि सभी लोग कर रहे हैं इस काम को तो हम लोग ऐसे कहते हैं सब कर रहे हैं तो मुझे क्या करना है, सबको करने दो। और जब ये कहते हैं कि कोई नहीं कर पाया तो कहते हैं मैं कौन सा दारा सिंह हूँ। क्या बात ऐसा है। हमें नहीं करना चाहिए। हमें
मेहनत करनी पड़ेगी हमें। बिल्कुल जापान अगर बनाना है तो जापानियों की तरह मेहनत करनी होगी। बिल्कुल कलाम बिल्कुल ने कहा था ना कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो जलना तो पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत ही सटीक बातें हैं आपकी। बोलते हैं ना कि वो जो तीर आप छोड़ते हैं, एकदम निशाने पर जाके लगता है। और बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को जब आपकी वो वीडियो देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे आपकी, बिकॉज बहुत सारी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपने दी है इस वीडियो के अंदर आने वाले एग्जाम्स के लिए, और अपने लाइफ में कैसे क्या करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, और कैसे जो एक स्कूलिंग के बाद कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, सारी की सारी नॉलेज आपने दी है स्टूडेंट्स को। बहुत बहुत धन्यवाद शाहबाज जी आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपका जो ज्ञान है लोगों तक पहुंचे, और आप इसी तरीके से प्रगति करते रहे, और भी उच्च पदों पर आसीन हो, और आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। और सभी व्यूअर्स को धन्यवाद जिन्होंने हमें देखा। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में किसी और प्रतिभा के साथ। वो ऐसे ही हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, और ऐसे ही हम आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद सभी।